एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पे। और चलिए शुरुआत किया जाए अपने सेशन की। और सेशन में आज हमारे पास क्या है, तो भैया सबसे पहले तो आईबी का सीजीएल का एक क्रैश कोर्स शुरुआत हुआ है। सर आईबी वाला कहां दिख रहा है स्क्रीन पे? तो एसएससी का कंप्लीट फाउंडेशन दिख रहा है। तो हाँ मेरे भाई, पहले कंप्लीट फाउंडेशन के बारे में देख लो। ये जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है इस कोड के जरिए मिल रहा है आपको भारी छूट पे। अच्छा, दूसरा क्या है सर, ये रहा आईबी का क्रैश कोर्स बैच जो अभी मात्र 1-2 दिन पहले शुरू हुआ है। बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं और जो मेरे कोड के थ्रू आपको भारी छूट पे मिल रहा है, तो इस बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम लोग किसकी, तो अब हमारे पास क्या है, आईबी का टेस्ट सीरीज। क्योंकि भाई टेस्ट ही एकमात्र वो जरिया है जिसको दे करके आप अपने सिलेक्शन को करते हैं पक्का। तो वो तो होगा पक्का, लेकिन उसके अलावा अगर आप एसएससी का टेस्ट देना चाहते हैं तो यू हैव अ एसएससी प्राइम टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये बातें समझ में आई। लेकिन ये सब तभी सफल होगा जब हम लोग करेंगे धुआंधार, लगातार, शानदार और मजेदार पढ़ाई। और मजेदार पढ़ाई होगा इस कोड के जरिए आगे बढ़ते हुए, जो आपके लिए ये है। ठीक है, तो यहां पे अच्छा, अभी तक मेरी आवाज शायद धीमे जा रही होगी, ऐसा कुछ रहा होगा तो कोई बात नहीं यार। आवाज के लिए मैं माइक लगाना भूल गया था, लो अब लगा लिया। अब आवाज भी प्रॉपर और अच्छी जा रही होगी। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखो 3-4 समय का राष्ट्रपति जरूर पूछता है। एक तो आपसे पूछ देता है कि जरा हमको यह बता दो कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तब राष्ट्रपति कौन था? तो बड़ा जल्दी से याद आता है कि फखरुद्दीन अली अहमद जी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब कौन था? तो भाई निश्चित तौर पे उस समय कौन थे भारत के राष्ट्रपति? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। क्योंकि देखो 1952 से लेकर के 1962 तक करीब करीब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इनको दोस्त हम लोग अजात शत्रु के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अजात शत्रु। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। ये तो बीबी गिरी जी भैया निर्विरोध चुने गए थे। कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? अब यहां पे हम लोग ये भी देखेंगे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है ये भी बता दो। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये भी बता दो। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है ये भी बता दो। और सबसे प्राचीन, एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डालूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय सबसे प्राचीन देवता का नाम क्या था? प्राचीन देवता इंडस वैली के समय नहीं भैया, वैदिक एज के समय। वैदिक, ठीक है ना, वैदिक एज के समय, वैदिक एज के समय, सॉरी इंडस वैली बोलने के लिए। वैदिक युग में सबसे प्राचीन देवता का नाम, सबसे प्राचीन पुराण का नाम। सर सबसे प्राचीन पुराण है आपके मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन वेद है सर आपका ऋग्वेद, है कि नहीं? और सबसे प्राचीन स्मृति है आपकी सांख्य स्मृति। ठीक है ना, मनुस्मृति, सॉरी मनुस्मृति। और जब मन से निकल गया सांख्य, तो सर सांख्य भी कुछ है। हाँ भैया, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सर सबसे प्राचीन दर्शन भी आपका कौन सा है? सांख्य दर्शन है। और सर सबसे प्राचीन वेद देवता की यदि बात करें दोस्त, तो सबसे प्राचीन देवता का नाम है धौ। और धौ को हम क्या कहते हैं? आकाश का देवता। धौ को हम क्या कहते हैं? आकाश का देवता। धौ को हम लोग कहते हैं आकाश का देवता। ठीक है, और पुराणों की संख्या कितनी है भैया? तो 18। पुराणों की संख्या 18। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा, पूछ देगा आपसे उपनिषद की संख्या कितनी है? टोटल उपनिषद, तब आप कहोगे सर 108 है। उपनिषदों की संख्या 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है? एक बात याद रखना, सत्यमेव जयते का स्रोत इनमें से मुंडको उपनिषद है कि नहीं? मुंडको उपनिषद है। अच्छा, किस वेद में आयुर्वेद का जिक्र मिलता है? वह कौन सा वेद है दोस्त जिसमें आपको आयुर्वेद का जिक्र मिलता है? बताइएगा जरा। आयुर्वेद, भैया आयुर्वेद का जो हमें जिक्र मिलता है वो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद का जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग मार्क। जो एग मार्क होता है वो किस बात का द्योतक होता है? प्रोडक्शन का, बारकोड का, आपके सहयोगपूर्ण रवैये का, या फिर गुणवत्ता हामी मोहर? तो बिल्कुल दोस्त, जो एग मार्क होता है वो किसके लिए होता है? क्वालिटी हैमर स्टैंप होता है कि भैया इस चीज की क्वालिटी जो है वो बड़ी इंश्योर करती है कि मजेदार है, शानदार है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कला के गांधार स्कूल को दर्शाया गया है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, बड़ा नाम सुना होगा आपने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का। आपसे पूछ रहा है कला के गांधार स्कूल को दर्शाया गया है। भाई कला के गांधार स्कूल को दर्शाया गया है आपके ए ऑप्शन इंडो ग्रीक कला के द्वारा। आपको बताएं इंडो ग्रीक कला को मिलाकर के जो कला बनी थी उसे बोला गया था दोस्त हेलेनिस्टिक आर्ट। अगर आपसे कभी पूछे कि हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है तो आप बता दीजिएगा इंडो ग्रीक कला का जो कॉम्बिनेशन है वो हेलेनिस्टिक आर्ट है। इसी इंडो ग्रीक जो आए थे दोस्त, इन्होंने भारत में प्रथम सोना सिक्का जारी किया था। भारत में यदि कोई प्रथम सोना सिक्का जारी किया है तो इंडो ग्रीक ने जारी किया है। इसी इंडो ग्रीक का प्रतापी राजा हुआ करता था मिनांडर, ठीक है ना, मिनांडर जो था इसी का प्रतापी राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और पृथ्वी से रिलेटेड सियाल, सीमा, नीफे, ये जो हम लोग के लेयर पाए जाते हैं, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है ना, तो वो पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? सर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाटलिपुत्र तो नहीं हो सकता, यही तो आधुनिक पटना है सर। और सर सिंधु घाटी में लोथल था, ये तो सर गुजरात साइड हम लोग को पाया गया, यहीं से सर बंदरगाह के प्रमाण मिले। सर रंगपुर और सुरकोतता तो थे ही थे, लेकिन पाटलिपुत्र तो दोस्त बिल्कुल भी नहीं था सिंधु घाटी से रिलेटेड, ठीक है ना। लोथल से दोस्त दो पॉइंट याद रखना जो अक्सर पूछता है। लोथल को दोस्तों लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, लोथल को लघु हड़प्पा और लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो। अच्छा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद आ रहा है, आपसे पूछता हूं, जरा बताइएगा सभी लोग, एक मतलब जोर से बताना, लाइक शेयर करते हुए इन्फॉर्म करना दोस्त। बताओ, देखो लघु अकबर किसे कहा जाता है? इतिहास में लघु अकबर किस शासक को कहा जाता है ये बताइएगा। लघु अकबर किस शासक को कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर लघु अकबर कहा जाता है दारा सिकोह को, औरंगजेब के भाई शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह को। और दारा सिकोह को एक और नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून का मतलब शाह बुलंद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो इसका आंसर क्या हो गया? पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है भैया, गीता बड़ी अच्छी बुक है। इसी गीता को पढ़ करके, सुन करके, इस गीता को सुन करके अर्जुन ने तीर धनुष उठा लिया, तो इसी गीता को पढ़ करके महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। मतलब एक लोग हिंसा पे चले गए, एक लोग अहिंसा पे चले आए। इसका मतलब समझते हो दोस्त, परिस्थितियां नहीं, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का जो इंटरनल इंस्पिरेशन होता है, जो उसकी आत्मशक्ति, आत्मसंयम होती है, उसकी जो धैर्य क्षमता होती है, वो निर्धारित करती है, उसकी सोच निर्धारित करती है कि वो कर क्या रहा है। नहीं तो बाकी तो ठीक है। आप गीता का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां गीता को सुन करके अर्जुन ने तलवार उठा लिया, वहीं गीता को पढ़ करके गांधी जी ने लाठी डंडे तक को रख दिया। इसके अलावा मैं आपसे और क्या कहूं, ठीक है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि भैया अगला क्वेश्चन क्या है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, संस्कृत। जो गीता लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब स्वीकृति मिली? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भैया जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी, सबसे पहला कदम जो मुझको लगता है मोदी जी ने किया था, डिजिटलाइजेशन की तरफ गए थे। और दोस्तों इसका आंसर सही है 20 अगस्त 2014, ठीक है ना। 2014 में ही पहली बार गवर्नमेंट बनी थी और तभी डिजिटलाइजेशन की तरफ ये क्या हो गए थे? मुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? यहां प्रदेश से मेरा तात्पर्य क्षेत्र से है, ठीक है ना। विच चेंज इन द स्टेट ड्यू टू द सक्सेशन ऑफ द सन, ठीक है ना। सूर्य के उत्तरायण होने से दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है कि टेम्परेचर, जो तापमान होती है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, ठंडी पड़ने लगती है, जैकेट पहनना पड़ जाता है, ठीक है ना, जैकेट पहनना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित चोल की उपाधि किसके द्वारा अपनाई गई थी? पंडित चोल, बताइएगा पंडित चोल की उपाधि किसके द्वारा अपनाई गई थी? अब कुछ लोग कहेंगे सर
राजेंद्र चोल सुने थे, उपेंद्र चोल सुने थे, या पंडित चोल कहां से आ गए? तो मेरे भैया पंडित चोल की उपाधि अपनाई गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा, इसीलिए मैंने पहले ही राजेंद्र चोल बोला। अब लेकिन कुछ लोग नहीं पकड़ पाए, तो व्हाट कैन आई डू, ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिकट झील स्थित है। सर पुलिकट झील, इसी के किनारे श्रीहरिकोटा है, जहां से हम लोग अपने देश के वैज्ञानिक कार्यक्रमों को संपादित करते हैं। और ये जो है दोस्त, ये कहां स्थित है? आपके तमिलनाडु में। पुलिकट लेक कहां स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर का कौन कौन से होते हैं? चलो जरा ऑप्शन देखा जाए। बैगनी, हरा, लाल, इंडिगो, नीला, नारंगी। दूसरा वाला तो बिल्कुल नहीं। सर ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, पीला तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्लू, ग्रीन, रेड, वायलेट भी कहां है? सर सी ही ऑप्शन करेक्ट है, एकदम लल्लन टॉप है सी ऑप्शन, सही कह रहे कि नहीं? अच्छा, जब किसी व्यक्ति को वर्णांधता होती है, क्या होती है? वर्णांधता, तो वो व्यक्ति 2 कलर नहीं देख पाता। अब ये बताओ कि वो 2 कलर कौन कौन से होते हैं? जब कोई वर्णांधता होती है ना, तो भैया वर्णांधता में वो लाल और हरा रंग के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। अब न गिरे तो हम लोग क्या करें? यार एक बार शेयर तो करो सभी लोग। क्या कर रहे हो भैया? एक बार शेयर फेयर कर दोगे थोड़ा दिल खुश हो जाता है, ठीक है। बताओ, ये पीसा की झुकी हुई मीनार इसलिए नहीं गिरती है सर, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के माध्यम से लंबवत रेखा टावर इसके बेस में आता है। जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके अंदर ही रहता है, ठीक है, टावर के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए? देखो, जिस दिन नवंबर 1949 ईस्वी में हमारा संविधान आंशिक रूप से पारित हुआ, क्योंकि पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 था, तो नवंबर 1949 में दोस्तों 284 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान पे क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, संविधान पे हस्ताक्षर किया था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रगान को घटक विधानसभा, या विधानसभा नहीं होगी, संविधान सभा, ठीक है ना। राष्ट्रगान को संविधान सभा, यहां क्या हो जाएगा? आपके संविधान सभा हो जाएगा, संविधान सभा, ठीक है ना, ये पूरा रहेगा। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब? तो भैया राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ध्यान से बताइएगा। तो राष्ट्रगान को ए ऑप्शन 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। हम लोग खड़ा होके गाए, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। अच्छा, जो हमारा राष्ट्रगान है उसका शॉर्ट वर्जन, राष्ट्रगान का जो शॉर्ट वर्जन है उसको हम लोग कितनी देर में गा सकते हैं? देखो, फुल वर्जन तो 52 सेकेंड का है, सभी को पता होगा। शॉर्ट वर्जन राष्ट्रगान का कितने सेकेंड में गाया जाता है? जरा कमेंट में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करिएगा। आप में से कई कहेंगे सर शॉर्ट वर्जन की बात है तो 20 सेकेंड, ठीक है ना। शॉर्ट वर्जन की बात है तो 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड में गाया जा सकता है शॉर्ट वर्जन को। चलिए अगला क्वेश्चन। किडनी की निस्पंदन इकाइयां कहलाती हैं, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। किडनी की निस्पंदन इकाइयां क्या कहती हैं सर? किडनी की निस्पंदन इकाइयां होती हैं मेरे भाई, डी ऑप्शन, नेफ्रॉन, ठीक है ना, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशेष ऊंचाई पर एक आरोही पिंड का वेग u शरीर के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आते समय समान ऊंचाई पर वेग होगा। भैया कितना होगा? उसके ही बराबर होगा। जब उसका इनिशियल ऊंचाई पे u है तो जब समान ऊंचाई पर वेग होगा ना तो वो उसके इक्विवेलेंट ही होगा। खैर नेक्स्ट। सबसे मजबूत बंध कौन है? ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपलेट बॉन्ड, यू आर ऑल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, कि सभी आपस में बराबर हैं। तो आप देखिएगा इसमें सबसे मजबूत बांध माना जाता है आपके बी, सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब का पीएच वैल्यू, अल्कोहल का, वाइन का पीएच वैल्यू कितना होता है? सर शराब जब भी होगा तो एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो 7 से कम होगा, और 7 से कम होगा सर तो 2.8। हालांकि ये भी है लेकिन ज्यादा ही एसिडिक होता है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे, ठीक है ना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे, तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर वैसे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी बहुत काम किए हैं, चार्ल्स मेटकाफ, कार्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लेकिन दोस्त प्रेस का मुक्तिदाता हम लोग चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। चार्ल्स, रेलवे का जनक हम लोग
लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। सिविल सेवा जनक आपका ये कॉर्नवालिस, ठीक है ना, वो तो डलहौजी था, रेलवे का जनक डलहौजी ना। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को हम लोग भारत का उद्धारक कहते हैं, ठीक है ना। सती प्रथा का अंत करवाने में, ठीक है ना, ठगी प्रथा का अंत करवाने में किसका हाथ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। इन्होंने ही स्पेशल एक्ट पास करके राजा राम मोहन राय के प्रयासों को सफल किया था। तो ये चारों ऑप्शन है और इसका आंसर क्या सही है मेरे भाई? डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, जोधपुर के पास ओंसिया का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? जोधपुर, इसी जोधपुर में दोस्तों आपको मैं अक्सर पढ़ाता रहता हूं, एक मौजूद है अतारकीन का दरवाजा। मैंने कल परसों के भी शो में बोला था अतारकीन दरवाजा। और इस जोधपुर में मौजूद इस अतारकीन दरवाजा को कौन बनवाया था? इल्तुतमिश, ठीक है ना। किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए वंश प्रतिहार, ठीक है ना, ए वंश प्रतिहार इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, महान स्नानागार पाया गया। यह क्वेश्चन मैंने 2 ही 3 दिन के अंदर में दूसरी बार करवा रहा हूं। अब तो कोई एक सिंगल स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, मतलब जिसे कहते हैं ना सर सिंगल स्टूडेंट का गलत नहीं होगा सर, क्योंकि मोहनजोदड़ो। अच्छा, एक बार एसएससी सीजीएल के पेपर में आया कि ग्रेट बाथ का उपयोग मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग किस लिए करते थे। ऑप्शन कुछ ऐसे आए थे, डेली खुद के स्नान करने में, डेली के पानी पीने के यूज में लेते थे, अपने पशुओं और कपड़ों को धुलने के यूज में लेते थे, केवल धार्मिक कार्यक्रमों के यूज में लेते थे। तो दोस्तों याद रखना, ओनली वन फॉर द रिलीजियस पर्पज दे यूज ग्रेट बाथ। जब कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ होता था तभी मोहनजोदड़ो के लोग उस पर्टिकुलर नदी में जाकर नहाते थे और इसको क्या करते थे? यूटिलाइज करते थे। न पानी पीने में डेली उपयोग में लेते थे, न जानवरों को नहलाने में डेली उपयोग में लेते थे, और न ही दोस्त किसी अन्य कार्य में, सिर्फ पूजा पाठ रिलीजियस पर्पज से इसका उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला, भैया पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल थे, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल थे। अच्छा, इस विलियम वेडर बर्न को याद रखना, क्यों? क्योंकि कभी कभी पूछता है कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? तो दोस्तों ए.ओ. ह्यूम की जो बायोग्राफी है, जीवनी है, ठीक है ना, उस किसने लिखी थी? तो वेडर बर्न ने लिखी थी। ए.ओ. ह्यूम जो कि कांग्रेस का संस्थापक है, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं? शिमला का संत भी कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बात याद रखना, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो दिया जाता है आपके डी ऑप्शन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। डी ऑप्शन, ठीक है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दोस्तों हम लोग गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, गैगिंग एक्ट के भी नाम से जानते हैं। और इसको लाने वाले का नाम क्या था? तो सर इसको लाने वाले का नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, इसी लॉर्ड लिटन ने आर्म्स एक्ट भी लाया था। भारत में आर्म्स एक्ट लाने वाला लॉर्ड लिटन था। इसी लॉर्ड लिटन के समय दोस्तों प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार इतिहास में 3 बार हुआ है, ठीक है। एक बार 1876 में हुआ है, एक बार 1902-3 में हुआ है और एक बार 1911 में। प्रथम दिल्ली दरबार भी 3 हुआ है, ठीक है ना। एक बार 1903 में और एक बार आपके 1911 में, एक बार 1876 में, ठीक है ना। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। और यही नहीं दोस्त, इस लॉर्ड लिटन के समय आर्म्स एक्ट आया, गैगिंग एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लेकिन क्वेश्चन तो यह है कि समाप्त किसने किया इसको? तो भैया समाप्त करने वाले थे लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। इसी लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। तो कई बार पूछता है कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? तो रिमेंबर दैट इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो क्या है? भैया अल नीनो, ला नीनो, इस तरीके के कई क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अल नीनो क्या है? अवाम ओशियन करंट है, या एक साइक्लोन है, या एक पक्षी का नाम है, या फॉरेस्ट इन अफ्रीका? सर
बड़ा आसान सा है, ये एक वार्म ओशियन करंट है, ठीक है। अल नीनो इज अ वार्म ओशियन करंट, ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर किस देश में स्थित है? टेंपल ऑफ द एमराल्ड बुद्धा, ठीक है, कहां पे स्थित है? अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या नाम दिया गया था? ठीक है, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिल गया, ज्ञान प्राप्ति हो गया, उसके बाद उनका नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या नाम पड़ा था गौतम बुद्ध का? बताइएगा। और उसी तरीके से गौतम बुद्ध का भी नाम बताइएगा और महावीर जैन का भी नाम बताइएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को क्या कहा गया था, महावीर जैन को क्या कहा गया था? बुद्ध जी का जिक्र है तो इसको आगे बढ़ा दिया जाए ना। सर, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जी को कहा गया था तथागत, मतलब नॉलेजेबल पर्सन। और सर, महावीर को क्या कहा गया था? स्वामी जी को कैवल्य, ठीक है ना, इनको क्या कहा गया था? कैवल्य। ये दोनों पॉइंट, हालांकि इनको जीन भी कहा गया था, अहर्त भी कहा गया था, पूज्य भी कहा गया था। जीन, अहर्त, निग्रंथ, कई चीजें इनको नाम दी गई थी, लेकिन मुख्य रूप से कैवल्य याद रखिए, तथागत याद रखिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त थाईलैंड, ठीक है ना। एमराल्ड का जो आप पूछ रहे हैं कि बुद्ध मंदिर कहां है, तो मेरे भैया, मेरे दोस्त, वो कहां स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब? भाई ये क्वेश्चन दोहरा गया है तो इसका आंसर अभी ले लो, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये दोबारा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं यार। देखो, शेयर लाइक करो, मैं आज कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर लाइक रोक दोगे। प्लीज लाइक द सेशन, शेयर द सेशन। अगला क्वेश्चन, किस सेल ऑर्गेनल को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। बताइए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ठीक है, बताइए जरा। तो सर, यदि हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? भैया बहुत आसान, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को भैया आप क्या कहते हो? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हो। लाइसोसोम, सुसाइड वेसिकल। गॉल्जी बॉडी, ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। सेल की खोज किसने की? तो सर रॉबर्ट हुक ने की। सेल का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया, ठीक है ना। ऐसे प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो जे.ई. पुरकिंजे ने की। सेल के ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इनको याद रखो, यहां से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो इनको याद रखो, समझे रखो, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है ना। मैं 2 दिन से छोटे छोटे शो कर रहा हूं, लेकिन दोस्त सोमवार को 8 तारीख को रात में जो लेक्चर होगा वो मैं छोटा सेशन नहीं रखूंगा, कुछ मजबूरियों की वजह से ये छोटा सेशन है, अदरवाइज पूरा सेशन ही लूंगा मैं आगे से। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव विद अड्डा 247। और दोस्तों, एसएससी के कंप्लीट फाउंडेशन बैच, एसएससी के आपके आईबी के क्रैश कोर्स बैच, और सबसे इंपॉर्टेंट आईबी का टेस्ट सीरीज, दोस्तों ये सब मेरे कोड के थ्रू, Y182 के थ्रू बहुत ज्यादा सस्ते पे मिल रहा है। तो भैया इसका उपयोग करिए, जुड़िए हमारे साथ एसएससी के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए।